Hello there, I am रुद्रान शर्मा, फर्स्ट डिग्री अंडर ग्रेजुएट एट बिट्स प्लानी गोवा। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिज़र के बारे में। जानेंगे फिज़र होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है और किस लिए होता है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। लगभग हर टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे अपन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी एसएचएम की क्वेश्चन करने को वैसे होते तो लाखों तरीके होंगे, लेकिन जो हमको मेनली पता है वो है एक इक्वेशन के जरिए, जो आपको इनिशियल क्लासों में पढ़ा दिया जाता है। जब आप शुरू करते हैं एसएचएम, लगभग दूसरी तीसरी क्लास में आ जाता है, दूसरे तीसरे लेक्चर में आपकी एसएचएम की क्लास के। और फेजर होता है एक, लेकिन हर एक क्वेश्चन आप इक्वेशन से कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब बहुत टीडियस हो जाता है, बहुत कठिन पड़ जाता है लास्ट में ले जाते। फिज़र क्या है, बहुत आसान कर देता है। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करा के बताऊँगा अभी कैसे एक ही क्वेश्चन को इक्वेशन से और फिज़र से कैसे फिज़र उसको आसान कर देता है। आपको अननेसेसरीली बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ती। तो आगे बढ़ते हैं बेसिक फिज़र की डेफिनेशन से। फिज़र है क्या? फेजर कुछ नहीं है, बस एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। उसकी जो प्रोजेक्शन आई है, उसकी जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, एसएचएम परफॉर्म कर रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे है। सपोज कहते हैं ये एक सर्किल है विथ रेडियस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, और ओमेगा से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर दिया है। मान लीजिए ये पार्टिकल का x इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है, और ये इसकी पहली पोजीशन है, ये इसकी दूसरी पोजीशन है, ये इसकी तीसरी पोजीशन है, ये इसकी चौथी पोजीशन है, ये इसकी पांचवी पोजीशन है, ये इसकी छठवीं पोजीशन है, ये इसकी सातवीं पोजीशन है, ये इसकी आठवीं पोजीशन है। तो फिज़र के बारे में मैंने क्या बताया कि ये कुछ नहीं है, बस एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसकी प्रोजेक्शन है वो एसएचएम परफॉर्म कर रही। यहाँ पर जो पार्टिकल है वो एसएचएम परफॉर्म नहीं कर रहा, वो तो बस आराम से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो उसकी प्रोजेक्शन है वो लेकिन एसएचएम परफॉर्म कर रही। अब यहाँ पे P1, P2, P3 एक ही पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन है। मतलब सबसे पहले पार्टिकल ने यहाँ से चलना चालू किया है x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 से, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा तो पहले P1 पोजीशन पे आया, तब मैंने उसका वहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया कि यहाँ पर आया था, फिर P2 पे आया, फिर P3 पे आया, फिर P4 पे आया, ऐसे P8 तक आया। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये P1, P2 अलग अलग पार्टिकल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2 है, पार्टिकल 3 है। ये बस ऐसा है कि एक ही पार्टिकल की पहली इमेज है P1, दूसरी इमेज है P2, तीसरी इमेज है P3। ओके, अब इनका प्रोजेक्शन ले लेते हैं। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवा, ये आठवा। तो बात यह है कि पहला ये रहा, ये यहाँ से ये ऐसा चला, फिर यहाँ से ये ऐसा घूमा, फिर ये यहाँ से ऐसा गया, फिर ये यहाँ से ऐसा घूमा। लगो ये थोड़ा बहुत एसएचएम की फीलिंग दे रहा है। इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। पार्टिकल ने x इज इक्वल टू 0 से चलना चालू किया, t इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है P1। उसने सर्कुलर मोशन किया, लेकिन ये उसकी जो प्रोजेक्शन है ना वो एसएचएम कर रही। P1 ये आया, P2 ये आया, P3 ये आया, P4 ये आया, P5 ये आया, P6 ये आया, P7 ये आया, P8 ये आया। तो क्या है ये ऑसिलेशन, ऐसे गई ऐसे ऐसे ऑसिलेशन परफॉर्म कर रही है, ये इसकी प्रोजेक्शन। तो ये क्या है, बड़े बड़े क्वेश्चन है जो जिसमें पार्टिकल किसी ब्लॉक एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें अपन क्या है एक पार्टिकल को मान लेते हैं जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है,
तो उसकी प्रोजेक्शन एसएचएम परफॉर्म कर रही है, तो अपन उसकी प्रोजेक्शन को ऐसे दर्शा देते हैं कि वही मतलब वही मास है, वही पार्टिकल है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको इक्वेशन फाइंड करनी है एसएचएम की, मतलब आपको x एज अ फंक्शन ऑफ t निकालना है। आपको क्या दे दिया, ये दे दी है आपको, ये x इज इक्वल टू 0 है, ये t इज इक्वल टू 0 है, ये t इज इक्वल टू t पर पार्टिकल यहाँ पर है थीटा डिग्री पे। ओके, आपको अब निकालना तो कुछ नहीं भैया, अपन को पता ही है कि ये इस एक्सेस पे अपन लेते हैं, यहाँ पे जो x की वैल्यू आई वही रहती है वैल्यू, वही मतलब x की वैल्यू रहती है, यहाँ पे इसका जो प्रोजेक्शन आएगा तो निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू a साइन थीटा। अब बात तो ये है, x एज अ फंक्शन ऑफ टी, x एज अ फंक्शन ऑफ टी तो आया ही नहीं। अब भाई अपन को तो पता है एसएचएम में x की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती है, लेकिन यहाँ तो हो ही नहीं रहा, तो क्या गलती कर दी, मुझे पढ़ाना नहीं आता। अब मुझे सही में पढ़ाना नहीं आता, लेकिन मुझे इतना नॉलेज तो है भाई, यहाँ पे कुछ गलती हुई है, वो गलती मुझे पता है। यहाँ पे क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा क्या है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो टाइम के साथ चेंज होगा तो उसके साथ एक टाइम तो एसोसिएट होनी चाहिए ना। तो आपने सर्कुलर में पढ़ा होगा कि थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी, ओमेगा टी। ओके, यहाँ पे पुट कर देंगे, आ गया ए साइन ओमेगा टी। इक्वेशन निकल के आ गई एक्स की एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे इक्वेशन वाला बेसिक। एक्स इज इक्वल टू 0 है, लेकिन टी इज इक्वल टू 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से पार्टिकल क्या है थीटा डिग्री चला, यहाँ पे आ गया। अब आपको बताना है एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ बात नहीं, थीटा ये है, एक्स ये है, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए कास थीटा, और थीटा की वैल्यू डाल देंगे ओमेगा टी। ओके, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये क्या है, इसकी जैसे इक्वेशन है, बस यहाँ पाई बाय 2 किस लिए आ गया, पाई बाय 2 यहाँ पर है क्या, इनिशियल फेज फाई। इनिशियल फेज क्या होता है, t इज इक्वल टू 0 पे आप x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन से कितना एंगल पर है, मतलब बात यह है कि t इज इक्वल टू 0 पर आप एसटीएम के किस हिस्से में है, जिस भी हिस्से में है उसका x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन, इस लाइन से x इज इक्वल टू 0 तो ये भी है, लेकिन ये ऊपर वाली लाइन जो है ना, इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल। ओके, ये होता है बस। अब चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा वेलोसिटी के बारे में जान लेते हैं एसएचएम में, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन के बारे में। तो भाई ये है, ये एसएचएम का फेजर, पार्टिकल चल रहा है ऐसे, यहाँ से चालू किया x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 से, जब ये इस एरिया में रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब क्या है, ये ऐसा ऐसा मूव कर रहा है यहाँ तक, तो इसकी प्रोजेक्शन पहले कहा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब ये पॉजिटिव x की तरफ जा रही है। तो मतलब इसमें क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में v तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव। ओके, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। जरूरी नहीं मैंने इनको ये नाम दिया ये याद दें, आप जो बोल रहे हैं, इसको चिंटू बोल दें, इसको मिंटू बोल दें, हैं, इसको सालांश बोल दें, इसको ऋषभ बोल दें, जो बोलना आपको वो बोल दें, ठीक है।
फर्स्ट में ये है साहब, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आते तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा, तो क्या इसकी प्रोजेक्शन जो है वो पहले प्लस ए से एक्स इज इक्वल टू जीरो की तरफ जा रही है, मतलब ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रही है, तो इसमें क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ओके, थर्ड पे आते हैं। थर्ड में कहा पार्टिकल जा रहा है एक्स इज इक्वल टू जीरो वाली लाइन से प्लस ए की तरफ, उसकी प्रोजेक्शन भी कहाँ से जाएगी, एक्स इज इक्वल टू जीरो से प्लस ए की तरफ, मतलब उसका जो मूवमेंट है ना, इसकी लपकने की जो किस तरफ लपक रहा है, यह है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। और सेकंड में क्या है, माइनस ए से जा रहा है एक्स इक्वल टू जीरो तक, तो आगे की तरफ जा रहा, तो इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। बस यही बताना था आप लोगों को। अब पढ़ते हैं अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें मैं आपको फेजर की अहमियत बताऊंगा। ओके, ये क्या लिखा, t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल है प्लस ए बाई टू पे v की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, तो आपको इसमें क्या है, इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके ठीक है, पहले इक्वेशन से करके देख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स इज इक्वल टू प्लस ए बाई टू, वैल्यू रखते हैं, प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू ए साइन टी इज इक्वल टू जीरो पे ये वाली वैल्यू जीरो हो गई, फाइव, तो साइन फाइव इज इक्वल टू वन बाई टू, फाइव इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स और फाइव पाई बाय सिक्स। अब दो दो वैल्यू आ गई फाइव की। अब दो वैल्यू क्यों आई और इसमें सब किस वैल्यू को लेना है, उसमें दिक्कत है। अब मैं बताऊं दो दो वैल्यू क्यों आई। आपने पार्टिकल का मोशन चालू किया यहाँ से, पहले आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए, तो x इज इक्वल टू प्लस ए बाई टू अपने दो बार क्रॉस की, तो क्या है वो इक्वेशन क्या है, पगला गई, उसका पता ही नहीं चल पा रहा कि आप दो बार गए थे लेकिन कौन सी वाली लेना है, तो उसने दो ही बार वाले आंसर दे दिए। इसमें क्या अब अपन को दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, तो अपन इसमें से निकाल पाएंगे कि कौन सा अपना वाला फाई है जिसकी अपन को ज़रूरत है। तो कहते हैं v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव एट टी इज इक्वल टू जीरो, वी इज ग्रेटर देन जीरो, तो कर लेते हैं इसको, ए ओमेगा कॉस फाइव ग्रेटर देन जीरो, कॉस फाइव ग्रेटर देन जीरो। अब इसमें इनमें से किस फाइव की वैल्यू पर कॉस फाइव ग्रेटर देन जीरो होता है, तो फाइव पाई बाय सिक्स, पाई बाय टू ज़्यादा है और पाई से कम है, नेगेटिव हो जाएगा, तो पहली वाली पे होगा, तो फाइव की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय सिक्स। ओके, तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय सिक्स। ओके, अब ये क्या हो गई, मेथड वन, ये है क्या, नूब मेथड, नूब। ओके, नूब नब्बा नब्बी मेथड। अब अपन बढ़ते हैं मेथड टू पर, जो है प्रो मेथड। ओके, अब प्रो मेथड पता है ये फेजर है, क्या है इसमें, चलो अपन पहले लोकेट करते हैं प्लस ए बाय टू, ये है एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये है एक्स इज इक्वल टू प्लस ए, ये है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, तो प्लस ए बाई टू इनके बीच में आएगा। तो इसके रिगार्डिंग दो पोजीशन है पार्टिकल की, एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ इसने आंसर सही दिया था, लेकिन इसके बाद क्या है, अपन को इसमें से एक फाई की वैल्यू निकालने के लिए एक इतनी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी थी। मान लो किसी बच्चा भैया उसको कॉस फाई के पता ही नहीं, कॉस वॉस मैथ से बहुत दूर रखता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बारे में पता ही नहीं है, तो फिर वो कैसे कर लेगा, उसकी तो टाइम फेस हो जाएगी इसमें। तो उसके लिए अपन क्या है, इस पे जा रहे हैं, इस पे थोड़ी कम ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। तो ठीक है, अब ये हो गया भाई, ये दो वैल्यू आ गई, इसमें से कैसे एक निकालें, तो इसमें से एक निकालने के लिए अपन ये v इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन को देखना पड़ेगा। ओके, अब इस पर इस पार्टिकल यहाँ पर किस डायरेक्शन में व्यू होगी, v की वैल्यू क्या होगी, ये होगी यहाँ पर, क्योंकि धीरे धीरे इसकी प्रोजेक्शन की वैल्यू प्लस ए की तरफ जा रही है, ये इस तरफ मूव कर रहा है,
और यहाँ पर क्या होगी, इस तरफ नेगेटिव, तो अपन ने निकाल लिया। ये वाला पॉइंट होगा वो जिसकी अपन को ज़रूरत है। तो इसके रिगार्डिंग अपन फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये है फाई, तो ए साइन फाई इज इक्वल टू a/2, साइन फाई इज इक्वल टू 1/2, फाई इज इक्वल टू π/6 और 5π/6। यहाँ तो फिर से वही वैल्यू आ गई, इसमें कहीं गलती तो नहीं कर दी भाई? हाँ? इतना पूरा मेथड किया, प्रो मेथड नाम दिया इसको इतनी अच्छी फेजर से, तब भी लेकिन वही आ गया। इसमें फिर फ़ायदा क्या हुआ फेजर करने का? इसमें फेजर करने का फ़ायदा ये हुआ कि इसमें अपन को ये वाली वैल्यू लेनी ही नहीं है, क्योंकि अपन को पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अपन ने ये निकाल लिया पहले ही से। तो अपन क्या है, अब सीधे सीधे π/6 लेंगे, 5π/6 वाली वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि फाई की वैल्यू बस 0 से 90 के बीच में हो सकती है, अपन ने पहले ही बता दिया। ओके, इसमें क्या है, हेल्प कर जाता है ये। अब इसमें वैल्यू निकल के आ गई फाई की π/6, वैल्यू 21 आ जाएगी। ओके, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको टाइम निकालना है जब इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाए, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा। ये आपका पार्टिकल है -a/√2 पर t=0 पर, ये पीछे की तरफ जा रहा है। चलो इसका पहले फेजर बना लेते हैं। -a/√2, ये -a, ये है +a, ये है 0, तो -a/√2 यहाँ कहीं होगा। अब दो पोजीशन आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग, लेकिन क्या अपन को पता v नेगेटिव है, तो ये यहाँ पर होगा, तो ये पार्टिकल यहाँ हो गया, मिल गया इसकी जगह। अब क्या है, ये थीटा फाइंड कर लेते हैं। इसका प्रोजेक्शन कितना आया, -a/√2, तो अपन मॉड ही लेके चलते हैं पॉजिटिव वैल्यू। a/√2 इजकल टू a cos थीटा, थीटा इजकल टू 45 डिग्री। ओके, तो ये थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। अपन को क्या पूछा कि इसकी वी मैक्स होने में कितना टाइम लगेगा। तो बात यह है कि वी मैक्स होती कहाँ है एसएचएम की, तो आपने पढ़ लिया होगा पहले दूसरे लेक्चर में कि वी मैक्स एसएचएम की होती है मीन पोजीशन पे। ओके, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने, v इजकल टू ± ω√a² - x²। तो इसमें जब x की वैल्यू 0 रख दो तब v मैक्स की वैल्यू हो जाती है ω/a। ओके, तो बस अपन को इसमें यही फाइंड करना कि इस पार्टिकल को यहाँ से मीन पोजीशन में जाने में कितना टाइम लगेगा। देखो कितना थीटा बचा है मीन पोजीशन तक पहुँचने के लिए, यह है 90 डिग्री, ये है थीटा, तो 90 + थीटा इज इक्वल टू ω/t। सिंपल, ये कितना हो जाएगा, 3π/4 इज इक्वल टू 2π/t इंटू टी। यहाँ से आप t के टर्म में इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, लगभग आ जाएगी 3/8t इज इक्वल टू टी। ओके, बढ़िया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यहाँ पर एक ही एसएचएम में दो पार्टिकल घूम रहे हैं, ऑसिलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमको क्या फाइंड करना है कि जब ये दोनों मिले, इनका मिलाप कब होगा। तो इसके लिए पहले इनको फेजर पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेकंड वाला पार्टिकल कहाँ है, x इजकल टू 0 पे, t इजकल टू 0 पे पीछे की तरफ जा रहा है। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन पीछे की तरफ से ये वाला जा रहा है, तो ये हो गया सेकंड पार्टिकल, ठीक है। फर्स्ट पार्टिकल कहाँ है, +a/2 पे, तो ये +a है, ये -a है, ये x इजकल टू 0 है, तो हो ना हो ये यहाँ होगा, और आगे की तरफ जा रहा है तो मतलब ये यहाँ होगा। ओके, बढ़िया। इसमें क्या है, इनकी ओमेगा सेम है, मतलब
कि √k/m सेम मास के है और सेम स्प्रिंग से ये लोग बने हैं इसलिए। तो ओमेगा सेम से क्या मतलब है कि ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2πf। तो इसमें क्या है कि एक टाइम में अगर t = 1 सेकेंड में अगर थीटा घूमेगा ना पहला वाला SHM, तो दूसरा वाला भी थीटा घूमेगा। तो इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब सिंपल शब्दों में बोलता हूँ कि जितना इनके इनिशियल में t = 0 पे जितना इनका फेज डिफरेंस है ना φ0 इन दोनों के बीच का, उतना ही हमेशा कंटिन्यू रहेगा पूरे ही जर्नी में इनके, जब तक ये SHM परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले इनका इनिशियल ये निकाल लेते हैं φ0। ये कितना हो गया, 90 हो गया, और यहाँ पर कितना है a cos θ = a/2, तो π/6, तो 150 डिग्री। φ0 की वैल्यू आ गई 150 डिग्री। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं इसको ये मिलेंगे कहाँ पर। तो इनके बीच का फाई सेम रहेगा, तो ये पार्टिकल धीरे धीरे ऐसे चलना चालू हुए, चले जा रहे 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 चले जा रहे, यहाँ 90 और यहाँ 60, जिनका फाई मैं कांस्टेंट रखे हूँ इनके बीच का। यहाँ कहीं पर इस क्वाड्रेंट में यहाँ इन दोनों की प्रोजेक्शन सेम हो सकती है, मतलब सेम हो सकती नहीं, सेम होगी इन दोनों की प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर अपन फिर एज्यूम कर लेते हैं कि ये दूसरे वाला यहाँ थीटा एंगल पर है, सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला यहाँ पर 150 माइनस थीटा पर है। ओके, और इनकी सेम कर देते हैं, तो a cos θ = a cos 150 माइनस थीटा। ओके, तो जब ये थीटा 75 डिग्री हो जाएगा, ये 150 माइनस थीटा 75 डिग्री, तो फिर क्या है, ये लोग मिल जाएंगे। तो फिर इसमें अपन टाइम कैलकुलेट कर देंगे, ये थीटा, ये सेकंड पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ चला, तो 90 + 75 डिग्री, 90 + 75 डिग्री इतना चल गया। इसको रेडियन में कन्वर्ट करके इसको ओमेगा टी से इक्वल कर देंगे, मिल जाएगा आंसर। इसमें अब सेकंड मेथड इसका क्या है कि देखो इसके बीच में फाई कांस्टेंट है हमेशा पूरी जर्नी में। अगर इनको यहाँ पर मिलना है ना, तो इनको ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होना पड़ेगा। और इसमें क्वेश्चन ने भी यही बताया कि ऊपर का भी 75 डिग्री होगा, नीचे का भी 75 डिग्री होगा। लेकिन इसको अपन लॉजिक से भी सोच सकते हैं कि अगर a cos थीटा की वैल्यू अगर मान लो कुछ लानी है x, तो a cos 150 माइनस थीटा की वैल्यू भी x लानी ना, तो इन दोनों को तो इक्वल होना ही पड़ेगा। a कट जाएंगे, cos थीटा = cos 150 माइनस थीटा, दोनों का एंगल मतलब सेम आना चाहिए। तो इसमें अपन फिर सीधे सीधे सोच के ये भी कर सकते हैं कि जैसे 150 डिग्री है इन दोनों के बीच का φ0, तो ऊपर वाला 75 रहेगा, नीचे वाला 75 रहेगा, तो ऐसे में जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये इसको आप कर सकते हैं, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके 2π/t × t से इक्वेट कर देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि दो पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहे हैं और टीज को ये रिस्पेक्टिव पोजीशन ये है, इनके बीच का एंगल 150 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कब मैक्सिमम रहेगा? तो इसके लिए पहले चलो घुमाते हैं इसको।
यहाँ पर इसकी प्रोजेक्शन यहाँ आई, यहाँ पर इसकी प्रोजेक्शन यहाँ आई, ठीक है। तो अपन इसको घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के यहाँ ले आए। यहाँ पर अपन ने एज्यूम कर लिया एक रैंडम कि ये है थीटा, तो ये है 150 माइनस थीटा, क्योंकि इनके बीच का एंगल सेम वो डिफरेंट नहीं होगा, सेम रहेगा, तो एंगल कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें अपन पहला मैथमेटिक्स से चलते हैं। इसका निकाल लिया, इसके रिगार्डिंग प्रोजेक्शन, ये कितना हो गया, एक्स सेपरेशन मैक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस ए साइन 150 माइनस थीटा, ठीक है। उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट करके 0 कर देंगे तो फिर वैल्यू मिल जाएगी मैक्सिमम की। इसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट कर ही चुके हैं पहले यहाँ पर, तो फिर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 डिग्री। अब आपने कैलकुलस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डी एक्स सेपरेशन बाय डी थीटा मैक्सिमम भी दे सकता है, मिनिमम भी दे सकता है, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पे स्लोप 0 रहेगी। लेकिन इस केस में मैं इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकता हूँ कि ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम होगा ही, क्योंकि अगर थीटा की 75 डिग्री वैल्यू पे ये सेपरेशन 0 नहीं आ रहा तो ये मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि मिनिमम सेपरेशन तो 0 है ना, जब ये पार्टिकल यहाँ पे रहेंगे यहाँ कहीं। अभी इस केस में देखा था ये मिल गए थे तो मिनिमम सेपरेशन 0 हो गया। अब अगर जो भी वैल्यू आई है ये तो फिर मैक्सिमम देगी, अगर इसके करस्पॉन्डिंग इस पर मिनिमम नहीं आ रहा। थीटा इज इक्वल टू 75 होने से हमको क्या पता चलता है कि ये फेजर है, इसमें पहला पार्टिकल यहाँ 75 डिग्री पे रहेगा, दूसरा पार्टिकल यहाँ 75 डिग्री पे रहेगा। मतलब अगर जब भी मैक्सिमम सेपरेशन चाहिए तो उसके लिए इन दोनों के बीच का जो फाई है ना वो मतलब सिमेट्रिकल होना चाहिए। इन दोनों ये दोनों 1 और सेकेंड एक्स इज इक्वल टू 0 लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए, तभी इनका मैक्सिमम सेपरेशन आएगा यहाँ पे प्रोजेक्शन। ओके, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, एक SHM परफॉर्म हो रहा +2 एम्पलीट्यूड से, जिसका पार्टिकल इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू +a पर है, और दूसरा SHM हो रहा है +a के एम्पलीट्यूड से, जिसका पार्टिकल इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन 2 पर। दोनों का ओमेगा सेम है। इसमें बताना है कि टाइम जब ये दोनों पहली बार मिलेंगे। फेजर बना लेते हैं पहले तो। चलो फेजर पर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले वाला पार्टिकल x इज इक्वल टू +a पर है, t इज इक्वल टू 0 में। दूसरा पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पर है और वो पीछे की तरफ जा रहा है।
यहाँ पे पहला पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है इसलिए इसकी ये पोजीशन आएगी और दूसरा पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहा है। इनके बीच का जो फाई है वो पूरी जर्नी में कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। a cos थीटा इज इक्वल टू 2a cos थीटा इज इक्वल टू a थीटा इज इक्वल टू π/6। तो ये π/6 आ गया। तो फाई की वैल्यू टोटल कितनी आ गई? π/6 नहीं, π/3 आ गया ये। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई? 150 डिग्री। ठीक है, अब कहते फाई इनके बीच का ओमेगा सेम रहेगा तो सेम एंगल घूमेंगे एक टाइम में। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर जाएंगे, मतलब इनका मिलाप होगा यहीं कहीं होगा। ओके, अब इस केस में बात यह है कि अपन वो सिमेट्रिक वाला केस जो अपन ने कंसीडर किया था ना, अगर मिलना है तो फिर दोनों का वो सिमेट्रिक होगा, ये इसमें लागू नहीं होता क्योंकि इसमें इनकी रेडियस अलग अलग है। रेडियस तो फिर क्या है कि जो एंगल यहाँ के लिए जो एंगल सेम पोजीशन के लिए चाहिए होगा ना, उससे ये एंगल बड़ा रहेगा इसी सेम पोजीशन के लिए। लॉजिक से देख पा रहे हैं तो इसके लिए क्या है, थोड़ा अगर यहीं सेम लाना है तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा एंगल चाहिए रहेगा। ये वाला यहाँ सेम पोजीशन पर आने के इसके लिए थोड़ा कम चाहिए रहेगा, मतलब सेम एंगल नहीं चाहिए रहेगा दोनों के लिए। तो इसको मैथमेटिक्स से अप्रोच करते हैं। ये थीटा है, ये 150 माइनस थीटा है, तो a cos थीटा इक्वल टू a cos 150 2a है, यहाँ 2a cos 150 माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या है, ये सिमेट्रिक केस नहीं आ रहा है जैसे बताया था मैंने। यहाँ पे थीटा की वैल्यू रहेगी 70 डिग्री और यहाँ पे रहेगी कितनी, 80 डिग्री। तो यहाँ वाले जो नीचे वाला है ना, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 70 डिग्री रहेगी, तो यहाँ वाले के केस में 80 डिग्री। नीचे वाले को सेम पोजीशन में आने के लिए ज़्यादा एंगल चाहिए रहेगा। तो इसमें आपको अगर टाइम फाइंड करना तो आप कर सकते हैं कि यहाँ पे था ये और थीटा यहाँ पे 70 हो गया, तो 90 प्लस 70। यहाँ से सेकंड पार्टिकल कहाँ चला, पहले यहाँ 90 चला, सेकंड पार्टिकल पहले यहाँ 90 चला, उसके बाद फिर यहाँ पर थीटा और चल गया। थीटा की वैल्यू 70 है, 90 प्लस 70 इज इक्वल टू ओमेगा टी। इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लेना, बस ऐसे सीधा मत रख देना। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।